अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 और इसमें आज जो हम करने जाएंगे ये है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब वेव पार्टिकल नेचर से मुराद ना आप यहाँ पे ये लोगे कि हमारे पास कोई मैटर है वो दो तरह से काम कर सकता है। नंबर एक, उसकी नेचर जो आ सकती है वो वेव की तरह आ सकती है, और दूसरा उसकी जो नेचर आ सकती है वो पार्टिकल की नेचर उसकी आ सकती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये है क्या है। ये वाला कि अब जब हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। अब प्लैंक्स ने किसके ऊपर काम किया था? लाइट के ऊपर। और प्लैंक्स ने अपना ये आइडिया दिया कि जो लाइट है वो एक्ट कर सकती है ड्यूल नेचर के। उसकी कौन सी खूबियाँ हो सकती हैं? उसका डबल करेक्टर हो सकता है। नंबर एक वो आ जाएगा मैटर पार्टिकल और मटीरियल पार्टिकल, और उसके बाद वो आ जाएगा एक्ट एज अ वेव। तो लाइट दो तरह से काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। पहला कौन सी नेचर है? पार्टिकल। दूसरा उसकी नेचर है वेव नेचर। कौन कौन सी हैं? पहला उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल है, और दूसरा उसकी जो नेचर है वो कौन सी है? दूसरे में आप उसकी नेचर को लेके आ जाओगे वेव नेचर। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था वो है डी ब्रोगले। डी ब्रोगले ने 1924 के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को, जो प्लैंक्स ने अपना एक आइडिया दिया था अपनी थ्योरी के अंदर, इसने उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये कह दिया कि ऑल पार्टिकल्स दैट आर मूविंग, क्या है कि हर वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो डबल नेचर का हो सकता है। डबल नेचर से क्या मुराद है? वो पार्टिकल एज वेल एज वो वेव दोनों तरह से वो काम कर सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके जब आगे चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब जब हम इसको लेके आते हैं मैथमेटिकली तो हम करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h/mv। अब लैम्डा क्या होता है? लैम्डा तो वेवलेंथ होता है। h यहाँ पे क्या? h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक होगी बात? जो आप लैम्डा की बात करते हो तो लैम्डा को तो आपने बात कर दिया, ये होता है वेवलेंथ। ये क्या हो सकता है? लैम्डा हो सकता है वेवलेंथ। h क्या यहाँ पे? h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है? h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। m यहाँ पे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसी बॉडी को अप्लाई करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये m में क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है? v यहाँ पे वेलोसिटी है। अब p और m ओवर mv, m प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या वो कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो अगर मैं इस जगह पे मोमेंटम को पुट करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर मोमेंटम। क्या आ जाएगा? वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर मोमेंटम। अब ये इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। हालांकि वो चीज़ वो एक ही है, ठीक है ना? चीज़ वो एक ही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, तो जो लैम्डा है या वेवलेंथ है वो इनवर्स रिलेट कर रही है किसी भी चीज़ के मोमेंटम के साथ। ठीक होगी बात? वो क्या हो रहा है? मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन इनवर्स बन रहा है। अब अगर हम आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, जिससे इसने डी ब्रोगले ने जो आइडिया निकाला था, हम उसी की जानब जब वापस आते हैं तो प्लैंक्स ने क्या कहा था? प्लैंक्स ने कहा था कि E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। इसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया हुआ है ना। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे आइंस्टाइन का आइडिया ऐड करते हैं। आइंस्टाइन ने ये दिया था E इज इक्वल टू mc²। m यहाँ पे क्या था? मास था, और c² क्या थी? वेलोसिटी ऑफ लाइट।
क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट था। अब अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट और उसके बाद आइंस्टाइन इन दोनों की दी इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करता हूँ तो मैं कर दूंगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc स्क्वायर। क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mc स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमने अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने ये किया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। क्या होता है, सी ओवर लैम्डा होता है। तो यहाँ पे हमने जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐड करनी है तो एच तो वैसे का वैसे आ जाएगा, सी ओवर लैम्डा किसकी वैल्यू आ गई है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये क्या बन जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब लैम्डा इधर क्या हो रहा है, लैम्डा इधर तो डिवाइड हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर उसके साथ जाके वो मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा एम सी स्क्वायर इधर इसके साथ आके डिवाइड कर जाएगा। इस तरह हम इसको लैम्डा को फाइंड करेंगे। अब ये सी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, पीछे क्या जाएगा, एच एम सी इज इक्वल टू लैम्डा। क्या आ जाएगा, एच और एम सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा अगर हम इसी वैल्यू को लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू का हमने पता है। उसके बाद चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमने कहा कि 9.18 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। और फर्ज कर लें जो वी ई है, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी और ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो आ जाएगा 2.188 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर जो कि डी ब्रोगली ने दी थी, अगर मैं इसी के अंदर इसको पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.33 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर। अब 1 नैनो इज इक्वल टू होता है 10 टू रेज पावर माइनस 9। इट मीन्स कि भी नैनो के बराबर आ सकता है। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 0.33 नैनोमीटर। तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को फाइंड किया है। इसी तरह हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वेवलेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये देखा हुआ है कि उसकी जो वेवलेंथ होती है प्रोटॉन की वो 1836 गुना होती है इलेक्ट्रॉन के। तो जब आप उस डाटा को पुट करोगे तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आपकी बुक ने एक और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप खुद अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद हम आ जाएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद हम आगे आ जाएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की जानब। अल्लाह हाफिज़।